नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिकरवार एक बार दोबारा से आपका स्वागत करता हूं AWT परिवार यानी कि आगरा वाले टीचर्स पे। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि हम यहां पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूं आपके लिए हिंदी के टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन, आसान और इतना आसान कि अगर आप इसे पढ़ लेंगे एक बार तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप इसको भूल भी ना पाएँ। और वो टॉपिक है आज का समास। तो सबसे पहले आज इस टॉपिक में हम पता करेंगे कि समास क्या होता है, किस तरीके से इसकी परिभाषा होती है, इसके प्रकार क्या हैं और इसके उपयोग या उदाहरण कहाँ कहाँ पे चलते हैं। तो चाहिए शुरू करते हैं और समय व्यर्थ ना करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं समास की। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ जो है वो है संक्षिप्तीकरण। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कम शब्दों में बेहतरीन बोल सकते हैं तो आप एक बेहतर वक्ता कहलाते हैं। और अगर आप एक बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कम से कम शब्दों में आपकी बात लोगों तक पहुंच सके तो मेरे हिसाब से समास पढ़ना आप सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक आप अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं, एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं और साथ में आप अपनी कंपटीशन की तैयारी में आप देखेंगे तो इसका कई सारे पे कई जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बन के सामने आते हैं। तो समास जैसे मैंने आपको बोला तो आप एक शब्द में समझेंगे कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, जैसे इंग्लिश में हम एब्रीवेशन बोल देते हैं। यानी कि कम शब्दों में अगर हमारी बात किसी जगह तक या किसी वक्ता तक पहुंच पा रही है तो उसी को हम समास कहते हैं। और इसकी अन्य परिभाषाएं भी देखिए। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है जिसका अर्थ समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जब एक सी लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करते हैं, परिभाषा को पढ़ना शुरू करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अर्थ हो सकता है कि समान है, लेकिन समास इस तरह की एक युक्ति है जहां पर कुछ जगहों पर या एक या दो जगहों पर जब हम समास विग्रह करते हैं तो वो कुछ और निकल के आता है, लेकिन जब उस समास का निर्माण करते हैं तो उस शब्द का अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। और ये अर्थ आपको बहुत ज़्यादा बहुव्रीहि समास में देखने को मिलता है। और आपने देखा भी होगा बहुव्रीहि समास में, जैसे हम ले लें कि श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए, नीले वस्त्रों को धारण किए हुए, नीला कंठ जिसका है, या आप एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा कि पीले वस्त्रों को धारण किए हुए व्यक्ति, पीले मतलब पीत और वस्त्र मतलब अंबर, तो पीतांबर, पीले वस्त्रों को धारण किए हुए ऐसा लगेगा जैसे पीले कपड़ों को धारण किया हुआ कोई व्यक्ति है। और पीले कपड़े चाहे भले ही कोई भी व्यक्ति धारण कर ले, लेकिन सूरज के समान जब सूरज किसी पर्वत पर पड़ता है तो जो चमक सोने जैसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की आती है। तो अगर हम सिर्फ पीतांबर की बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही व्यक्ति आता है और वो है भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार से अगर हम नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ एक भले ही एक पक्षी भी है जो कि आपको आगे एक समास में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो नीलकंठ के नाम पर आपको नीला है जिसका कंठ, वैसे तो लगेगा कि नॉर्मल सी चीज़ है नीलकंठ, लेकिन आप अगर इसका समास विग्रह ना करके जब समास बनाएंगे इसको तो आप चेक करेंगे कि नीलकंठ के रूप में हमें भगवान शिव जी दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से समास का अर्थ समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे राजा का पुत्र, अब बार बार किसी को राजा का पुत्र बोलेंगे तो उससे अच्छा ये है कि शॉर्ट में बोल देते हैं राजपुत्र। और यही राजपुत्र आगे चल के जब अपभ्रंश में कन्वर्ट हुआ या तद्भव में कन्वर्ट हुआ तो धीरे धीरे करके ये राजपूत के नाम से भी कहलाया। घोड़े पर सवार, तो यानी कि घुड़सवार। शक्ति के अनुसार, यानी कोई काम जिस शक्ति के अनुसार कर रहे हैं तो उसको बार बार शक्ति के अनुसार ना बोल करके सीधे एक शब्द में बोलते हैं यथाशक्ति। और अगर आप इसका समास विग्रह करके देख भी रहे हो तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन अर्थ तो इसका वही है। दूसरा, माता और पिता, और आप देख रहे हैं कि कुछ खास अंतर नहीं है, मैंने बस यहाँ से और को हटाया है। और माता पिता अगर दोनों के अंतर में जाएं, अगर आप दोनों को देखें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस एक शब्द आपका कम हो गया है और यही कम शब्द, यही संक्षिप्तीकरण आपका समास कहलाता है। तो आप बेसिक समझ चुके होंगे, समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, जहां पर आप अपने शब्दों को कम से कम रख करके अर्थ को ज्यादा से ज्यादा समझा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं समास के भेद। तो समास संस्कृत भाषा में थोड़े अलग हैं, हिंदी भाषा में थोड़े अलग हैं। मतलब कि कहीं पर ये 4 बोले गए हैं, जैसे संस्कृत भाषा में बोले जाए तो ये 6 बोले गए हैं, वहीं हिंदी भाषा में अगर ये माना जाता है तो ये 4 माने गए हैं। और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन क्योंकि अभी हमारा फोकस हिंदी पर है और हिंदी में हम थोड़ा उसको
डीप ले जाकर हम बाद में जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपको समास के प्रकार पता करने हैं तो सबसे पहले क्रम इसका बहुत ज़रूरी है आपको पता करना, क्योंकि अगर आप समास के क्रम को इधर उधर कर देंगे तो हो सकता है कि इसको याद करने में, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए। तो आप इसको मेरे साथ बोलिएगा। सबसे पहला आता है अव्ययी भाव समास, दूसरा आता है तत्पुरुष समास, तीसरा आता है कर्मधाराय समास, चौथा आता है द्विगु समास, पांचवा आता है द्वंद्व समास और छठवां आता है बहुव्रीहि समास। माफ कीजिएगा, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, ये समास के 6 भेद हैं। लेकिन इन समास के 6 भेदों को हमने पदों के क्रम के हिसाब से भी परिवर्तित किया हुआ है, और वो क्या है आगे देखते हैं। समास के पदों की प्रधानता के आधार पर अगर हम भेदों को देखें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पद होते क्या हैं। पद जो शब्द जिस समास में बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, 2 शब्द लिए और उनको हमने समास में बनाने के लिए रख दिया, तो वो जो 2 शब्द हैं वो पद कहे जाएंगे। और उन पदों में कोई एक शब्द या तो प्रमुख होगा, जैसे मुख्य होगा, या प्रधान होगा, इसे प्रधान भी बोलते हैं, और एक दूसरा शब्द जो होगा वो गौड़ होगा, या आप बोल सकते हैं कमतर होगा। हो सकता है कि दोनों ही प्रमुख हों, हो सकता है कि दोनों ही गौड़ हों, गौड़ मतलब कि कमतर हों, और एक नया शब्द निकल के आए। तो इस प्रकार का जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करते हुए ये जो समास के क्रम मैंने आपको बताए थे वो क्रम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप ये क्रम याद रखेंगे तो पदों के आधार पर बनने वाले जो समास होते हैं उनका कंफ्यूजन आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, और वो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे कि देखते हैं हम पहले अव्ययी भाव समास। तो अभी मैं एक सीरीज बड़ा आराम से बताऊंगा आपको, पहला, फिर दूसरा, फिर दोनों, फिर कोई नहीं। बस आप 4 चीजें दिमाग में रखिएगा। पहला मतलब पहला पद प्रधान है, दूसरा मतलब दूसरा पद प्रधान है, तीसरा मतलब दोनों प्रधान है, और चौथा मतलब कोई प्रधान नहीं है। और ये क्रम के संग अगर आप मैच करेंगे तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। कोशिश ये की गई है कि आपको आसान शब्दों में समास को जल्द से जल्द समझाया जाए ताकि आपको इसमें कोई भी परेशानी ना हो। तो सभी शुरू करते हैं पहला अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को आप अगर देख रहे हैं तो इसमें होता है प्रथम पद प्रधान। उदाहरण के लिए मैं आपको अगली स्लाइड बता दूंगा किस तरह से किया जाएगा ये। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। जैसा कि मैंने सीरीज बताई थी आपको, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इनमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो अभी मैंने जैसे ही आपको बताया था कि संस्कृत भाषा में समासों को 6 प्रकार से माना गया है, जबकि हिंदी भाषा में पदों के आधार पर समासों को 4 प्रकार से माना गया है। और इसी कारण से तत्पुरुष समास के अंदर में कर्मधारय और द्विगु समास को भी शामिल कर दिया जाता है। तो एकेडमिक वाले बच्चों के लिए तो इतना कंफ्यूजन नहीं है लेकिन इस वीडियो को अगर कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे देख रहे हैं और अगर हिंदी थोड़ी सी डीप आती है तो विशेष रूप से मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हिंदी भाषा के अनुसार आपसे पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर होगा समास 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्पुरुष समास के अंदर हमने कर्मधारय समास और द्विगु समास को रखा है। और कोई पूछे कि ऐसा क्यों किया गया है कि जब संस्कृत में 6 हैं तो इसमें 2 क्यों, इसमें मतलब 4 क्यों है? तो आप बोलेंगे कि कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास के जो उत्तर पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, इसीलिए हिंदी में इनकी एक ही कैटेगरी को बना दिया गया है। अब आगे चलते हैं द्वंद्व समास पे। देखिए द्वंद्व होता क्या है। द्वंद्व का मतलब है कंपटीशन, बेसिक, कि जब दोनों चीजें कभी किसी से कम ना पड़े, वही होता है द्वंद्व समास। यानी कि जब 2 चीजें और दोनों के बिना कोई काम ना चल पाए, जैसे माता पिता, अगर आपसे चूज करने के लिए बोला जाए कि बताइए आपको माँ ज़्यादा प्यारी है कि पिता ज़्यादा प्यारे हैं, तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन आ जाए, बोले कि नहीं हमें तो दोनों ही चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो आपकी नज़र में माता पिता तो कम नहीं है, तो बस यही द्वंद्व समास है। जब मैं बोलूँ माता और पिता, और जब यहाँ पे देखा जा रहा है कि दोनों में से कोई भी कमतर नहीं है, हमारे लिए पिता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे लिए माता है, और हमारे लिए माता भी उतनी महत्वपूर्ण है जितने हमारे लिए पिता हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पद प्रधान हैं और इस तरह के जो समास बनते हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत रखे जाते हैं। फिर आता है बहुव्रीहि समास, जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक दोबारा से हो गई है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आगे से इसका थोड़ा ध्यान रखूंगा।
बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रथम पद प्रधान, दूसरा उत्तर पद प्रधान, तीसरा दोनों पद प्रधान, और चौथा कि कोई भी पद प्रधान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समास का कोई अर्थ नहीं बनेगा। जब कोई भी पद प्रधान नहीं होगा तो एक नया पद निकल के आएगा और वही होगा बहुव्रीहि समास। जैसे लंबा है जिसका उदर, दोबारा सुनिएगा, लंबा है जिसका उदर। तो अभी गणेश जी का विसर्जन भी हुआ है और सभी लोगों ने गणपति बप्पा मोरिया वाले नारे भी लगाए हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ये चीज है। लंबा है जिसका उदर यानी कि लंबोदर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मोटे व्यक्ति को देख लेंगे और आप कहेंगे कि साहब ये तो लंबोदर है। इसका मतलब ये है कि लंबा है जिसका उदर का मतलब है कि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर निकल के सामने आती है और वो है भगवान श्री गणेश। अर्थात लंबोदर के नाम पे हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई दिए, भगवान श्री गणेश। इसका मतलब ये है कि ना तो लंबा अपने आप में इंपॉर्टेंट था, ना ही उदर अपने आप में इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब ये दोनों मिले और दोनों के मिलते ही एक नया नाम सामने आया भगवान श्री गणेश का, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास अपने दोनों पदों को अप्रधान मानता है और एक नया अर्थ आपको ला करके देता है। तो ये थे आपके पदों के आधार पे समास के भेद। क्योंकि ये क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी चलेगी तो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आपके लिए कोशिश करूंगा कि एक कम से कम एक तो आपके लिए समास का परिभाषा मैं आपको बता ही दूं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए मैं अगला आपको समास बता देता हूं, और इसमें हम परिभाषा शुरू कर रहे हैं अव्ययी भाव समास की, और नंबर 1 2 3 4 5 6 और पूरी डिटेल के साथ, ताकि अगर कोई भी परिभाषा आपको देखने को मिल जाती है, कोई भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है, तो कम से कम आपको उसे देखते ही समझ में आ जाए। इसीलिए हम इस सीरीज को 1 से लेकर के 2 भागों में कवर करेंगे, जिसमें पहला आपका समास है अव्ययी भाव समास। नाम से भी पहले बताया मैंने आपको, पदों की अप्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर भी मैंने आपको बताया। उसी बात को हम दोबारा से रिपीट करते हैं और इसको थोड़ा सा और सिंथेसाइज करते हैं। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है तथा यह पद अव्यय होता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और यह पद अव्यय होता है। अब किसी के दिमाग में यह आएगा कि अव्यय है क्या, तो मैंने इसको बीच में लिखा भी है कि जिसका स्वतंत्र अवस्था में कोई अस्तित्व न हो, माफ कीजिएगा, जिसका स्वतंत्र अवस्था में कोई अस्तित्व ना हो, वो आपका कहलाता है अव्यय। और इसका अव्यय का लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चाहे कोई लिंग आ जाए, चाहे कोई भी वचन आ जाए, चाहे कोई भी कारक आ जाए, कारक मतलब वही कर्ता ने कर्म को इस तरह से जो आगे चलेगा बताऊंगा, से भी कर्ता कर्म इस तरह के कारक कोई भी आ जाए, इनका परिवर्तन नहीं होता। और आप कहेंगे सर ये अव्यय है क्या है, तो मैंने नीचे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, आ प्रति यथा निह सह। अच्छा, अगर आप इनको बोलें आ प्रति यथा निह सा, चलिए आ तो आपको ऐसा लगेगा सर कॉमन है, हालांकि हम उसको जो बोल रहे हैं वो बोली में, इसीलिए हमें वो कॉमन लग रहा है। वैसे आ नहीं होता, आना होता है, लेकिन फिर भी ये ब्रज बोली में इसको आ बोल दिया जाता है। लेकिन अगर आप प्रति देखें, यथा देखें, निह देखें, सह देखें, तो अगर आप इनको बाहर रख दें और मैं बोलूँ कि मैं प्रति लाया हूँ, कि क्या प्रति, मैं यथा हूँ, क्या यथा, अगर आप इसको अलग से प्रोनाउंसिएट करने की बात करें, हालांकि मेरी तरीके से करें या ना करें आप, ये अलग बात है, लेकिन अगर आप इसको अलग से प्रयोग करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इनका अकेले में कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये अव्यय हैं और ये जब तक किसी के साथ नहीं जुड़ जाते तब तक इनका कोई भी अस्तित्व पता नहीं चलता। लेकिन ये बात भी सच है कि ये जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसमें ये प्रधान हो जाते हैं और जो बाकी का शब्द होता है वो पूरा मिल करके एक तरीके से क्रिया विशेषण का रूप ले लेता है। और इस उदाहरण में, या आप देखेंगे कि अव्ययी भाव के जो उदाहरण हैं वो अधिकतर आपको क्रिया विशेषण के जैसे देखने को मिलेंगे। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बता रहे हो, जो क्रिया की विशेषता को पता है। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है तो कैसे चल रहा है, तेजी से चल रहा है या धीमे चल रहा है। कोई बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है, तेजी से बोल रहा है या धीमे बोल रहा है। इसी बात को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण।
तो अधिकतर अव्ययी भाव समास के आपको उदाहरण जो दिखेंगे वो क्रिया विशेषण के रूप में दिखेंगे, जहां पर अव्यय लगते ही वो प्रधान हो जाएगा और पूरा पद क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण के रूप में। तो दूसरी परिभाषा आपकी ये भी बन जाती है कि वह समास जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, जिसमें पहला शब्द अव्यय हो, और अव्यय मैंने आपको बता दिए इस तरह के कोई भी शब्द मिल जाए आपको, और पूरा पद क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करे, तो वही होता है अव्ययी भाव समास। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, अव्ययी भाव के क्या क्या उदाहरण हैं, और इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है और ऐसा लगता है कि अरे यही शब्द क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अव्ययी भाव में बोलना हो तो अव्यय ही आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इसके अर्थ को समझना होगा, और अगर आप इसके अर्थ को थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो अव्ययी भाव समास की बात कर रहे हैं। पहला देखिए, दिन के बाद दिन। दिन के बाद दिन, इसका मतलब है दिनानुदिन। और आप ही समझिए, यहाँ पे मैंने जो दो चीजें दी हैं, एक है समास और दूसरा है समास विग्रह, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं समास विग्रह। विग्रह मतलब तोड़, और ये है आपका समास। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि कई लोगों को समास समझ में आता है, इजी है, तो अब पेपर में हो सकता है आपको कि समास ना दे करके समास विग्रह बनाने को दे दिया जाए, और जब समास विग्रह करने को दे दी जाए तब भी आपको यही समझना पड़ेगा। इसलिए आप अगर इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा ज्यादा देख लेंगे, और मैं तो कहूंगा कि ये तो अभी मैंने आपको थोड़े से एग्जाम्पल बताए हैं, जितना ज्यादा आप इसको देखेंगे, जितना ज्यादा आप इनको मतलब पढ़ेंगे, हो सकता है कि 100+ आप पढ़ लें, और इतने आप अगर पढ़ लेंगे तो कंपटीशन भी निकलेगा आपका, और एकेडमिक में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि आपको मेहनत भी साथ में करनी होगी और साथ में इसको सीखते भी जाना होगा। दूसरा, पेट भर कर के। आज तो हमने भरपेट भोजन किया, अरे भैया क्या बढ़िया भोजन था, मम्मी ने तो आज छोले भटूरे बनाए थे और इतना मजा आया, वाकई में पेट भर गया। पेट भर गया मतलब भर पेट, और भर पेट हो गया समास, जिसमें भर को अगर अलग कर दें और पेट को अलग कर दें तो भर का कोई अस्तित्व नहीं है। आप इसमें चाहे लिंग ले लो, चाहे वचन ले लो, चाहे कारक ले लो, कुछ भी ले लो, आप इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे कोई मतलब लड़की अगर खाना खा रही हो तो भी उसके लिए भरपेट, चाहे कोई लड़का खाना खा रहा हो तो भी उसके लिए भरपेट। अगर हम सब लोग भी खाना खा रहे हो वचन के हिसाब से, बहुत सारे लोग भी खाना खा रहे हैं और पेट भर गया, तो उनका भी भरपेट, तो भरपेटो तो नहीं होगा। तो इसीलिए इसका कोई भी प्रभाव मतलब लिंग वचन कारक का इन पे नहीं पड़ता। मन के अनुसार, मनमाना, अरे भाई अब तो अपना मनमाना काम कर रहे हो आप। मनमाना मतलब मन के अनुसार किया जाने वाला कार्य। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि इसको इतने बड़े शब्द को हमने छोटा कर दिया, तो अगर मनमाना आ गया तो समझ जाएंगे अव्ययी भाव समास है, और अगर आप इसको अलग कर देंगे तो मन के अनुसार है। सेम इसी तरह से शक्ति के अनुसार, बहुत बार आया, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, और अक्सर कर अव्ययी भाव समास में यही दिखाया जाता है, शक्ति के अनुसार, यानी कि यथाशक्ति। और यथा को अगर आप अलग कर देंगे तो यथा का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर आपने यथा को जोड़ दिया शक्ति के अनुसार तो आप देखेंगे कि यथा पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, यथाशक्ति, और यही पहचान है अव्ययी भाव समास की। आगे आते हैं, पैर से माथे तक। पैर से माथे तक यानी कि हम किसी मूर्ति को देख रहे हैं और उस मूर्ति को का हम पूरी तरीके से एक मान लीजिए विश्लेषण करना चाह रहे हैं, तो हम उसको पैर से लेकर के माथे तक देख रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पैर से लेकर माथे तक की कोई भी चीज अगर आप पूरी मतलब एक बार में धीरे धीरे करके विश्लेषण कर रहे हैं उसका, तो उसको बोलते हैं आपाद मस्तक। आप देखोगे, थोड़ा सा देखोगे कि इसका विग्रह थोड़ा सा अलग है, लेकिन अर्थ अगर ध्यान से पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपाद मस्तक का मतलब होता है पैर से माथे तक। उपकार के प्रति, उपकार के प्रति मतलब प्रत्युपकार। जैसे हम किसी उपकार के प्रति कोई कार्य करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि मेरे दोस्त ने मेरी मदद कर दी, वो बाइक लेके चलाया और उसने मेरी मदद कर दी, और हो सकता है कि अगली बार जब मैं उसकी बाइक पे बैठूं और प्रत्युपकार में मैं उसकी बाइक में पेट्रोल डलवा दूं, तो मैंने उसके उपकार के प्रति जो उपकार किया है वही क्या होता है, प्रत्युपकार। तीसरा, बिना कारण के। बिना कारण के जैसे मान लीजिए दो शराबी आपस में लड़ने लगे, आप भी खड़े हो गए, भाई क्या किस बात पर लड़ाई हो गई, दो चार लोग और खड़े हुए, वो बोल रहे हैं मैं नहीं पता किस बात पर लड़ाई है, तो आपको कोई कारण नहीं पता और वो किस कारण से लड़ रहे हैं वो भी नहीं पता, या हो सकता है बिना किसी कारण के ही लड़ रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अकारण।
तो वहाँ जो देखने वाले लोग हैं वो भी अकारण ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, और वो जो दो लड़ रहे हैं वो तो अपना समय व्यर्थ कर ही रहे हैं। तो इस अवस्था को आप बोलेंगे कि अकारण। क्या बोलेंगे? अकारण। इसी तरह से अंतिम हमारा जो उदाहरण है वो है ठीक बीच में। आप इस उदाहरण को विशेष रूप से देखिएगा, ठीक बीच में। ठीक बीच का मतलब होता है बीचों बीच। अगर हम क्रम पढ़ें, जैसे हमने कई भी चीज़ों को पढ़ा कि भाई कहाँ बैठे हो, कि ठीक बीच में, यानी कि ठीक बीच बोलूं या बीचों बीच बोलूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? अव्ययी भाव समास का। क्योंकि बीचों को अलग कर दूं और बीच को अलग कर दूं तो बीचों का कोई मतलब अकेले में नहीं बनता। और अगर लिंग वचन कारक के हिसाब से आप देखोगे तो बीचों बीच में कोई भी लिंग लगा दीजिए आप, कोई भी कारक का यूज कीजिए, किसी भी वचन का यूज कीजिए आप, आपका इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको जैसे मैंने बताया कि इस सीरीज को मैं थोड़ा आगे तक लेके जाऊंगा, और मेरा उद्देश्य है कि AWT परिवार पे आने वाले सभी बच्चों को जो भी कंटेंट मिले वो इतना बेहतरीन कंटेंट मिले कि वो आने वाले भविष्य के एग्जाम्स की तैयारी में इसको दोबारा सोचना ना पड़े। तो इसी सीरीज को मैं अगली सीरीज में आगे कन्वर्ट करूंगा, और बचे हुए जितने भी समास के उदाहरण हैं और समास की परिभाषाएं हैं उनको अच्छे से अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें देते रहिएगा। आपके कमेंट्स और सुझाव के हल लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे। AWT परिवार से जुड़े रहिए, हमें समर्थन करते रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताते रहिए, और कोई भी कमी हो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।